नमस्कार, मैं विशाल गौरव आप सभी का स्वागत करता हूं द लार्ज पे। और मैं अभी यूक्रेन के एक लड़के हैं जो यूक्रेन में पढ़ाई करते थे, अभी इंडिया में फ़िलहाल हैं, तो उनसे बात करेंगे कि यूक्रेन में क्या समस्याएं हैं और इनके बहुत सारे जो दोस्त हैं अभी फंसे हुए हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, जो भी चीज़ें होती हैं वो बताने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले शाहरुख जी आपका स्वागत है। एक बार अपना इंट्रो दे दीजिए। आप कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते थे और कब से इंडिया में है इसके बारे में, और कौन कौन से आपके दोस्त फंसे हुए हैं इसके बारे में बताइए, और उसकी हालात क्या है यूक्रेन में उसके बारे में बताइए। जी, मेरा नाम राव शाहरुख। मैं यूक्रेन के डेनिप्रो सिटी में स्टूडेंट हूँ। डेनिप्रो नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है मेरी। और वहाँ फिलहाल हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि कर्फ्यू जैसे हालात आप मेन स्ट्रीम मीडिया इंडिया का दिखा ही रहा है। वहाँ हालात युद्ध जैसे हैं, बंकरों में बच्चों को रहना पड़ रहा है। और मेरी इंडिया वापसी हुई, मैं 3 तारीख को वापस आ गया था। उस टाइम भी तनाव था काफी ज्यादा, लेकिन उसके बाद 10 दिन के बाद जो एम्बेसी ऑफ इंडिया है वो एडवाइजरी जारी करती है कि बी काम, पैनिक करने की जरूरत नहीं है, आराम से रहिए, हम नजर बनाए हुए हैं पूरे मामले पे। उन्होंने नजर बनाए रखी। फिर दूसरी एडवाइजरी आई कि कोई समस्या नहीं है, आराम से रहेगी, और जिन्हें जरूरी काम नहीं है वो इंडिया वापस जा सकते हैं। फिर तीसरी एडवाइजरी जारी हुई जब हमला हो गया कि ठीक है, हम नजर बनाए हुए हैं, 24 घंटे हमारी एम्बेसी काम कर रही है, कोई डरने की जरूरत नहीं है, आप बिना वजह बिना जरूरत के अपने अकोमोडेशन से बाहर मत जाइए। तो एम्बेसी जो है उधर एडवाइजरी जारी करती रही। इतना बड़ा एक तरह से युद्ध का माहौल बनने में वक्त भी लगा, लेकिन उन्होंने जो दिखानी चाहिए थी, जो उनकी जिम्मेदारी थी, उस तरह से बच्चों को सचेत नहीं किया गया। नहीं तो जो बच्चे आज वहां सफर कर रहे हैं इस टाइम यूक्रेन में, आज हालात बदतर ना होते, शायद सकुशल वो सब घर वापस आ जाते अगर एम्बेसी टाइम रहते हुए बच्चों को सचेत कर देती कि हालात ऐसे बने हुए हैं। लेकिन एम्बेसी कहीं ना कहीं एडवाइजरी देती रही, ढिलमुल रवैया अपनाती रही कि नहीं, हम नजर बनाए हुए हैं, नजर हमने बना रखी है। लेकिन नजर बनाने से कोई खास प्रभाव हुआ नहीं है। अब मेरे काफी एक दोस्त सवाल हैं, मेरा है, एक सवाल बहुत ज्यादा एक सवाल मेरा है, एक सवाल उठता है कि जब युद्ध के हालात थे तो बहुत सारे जो तनाव। देश थे वो लगभग 5 दिन पहले ही अपने देश को बच्चे के निकालने की कोशिश करने लगे थे, और अभी हमला नहीं किया था रूस ने। और तो उसके बाद से ये सवाल उठता है कि उसके पहले भारत सरकार क्या वहाँ की कुछ कार्रवाई नहीं कर रही थी कि बच्चे वहाँ से निकलें, क्योंकि सारी दुनिया लगभग ये कि स्पष्ट हो चुका था कि युद्ध जैसे हालात हैं। वक्त जी रहते बिल्कुल, पहले देखिए सरकार को। मेन स्ट्रीम मीडिया इंडिया का जो है पिछले 1 महीने से ये रिपोर्टिंग कर रहा है यूक्रेन और रसिया के वार के ऊपर। अब एम्बेसी, मैंने आपको बताया, उन्होंने एडवाइजरी जारी की। पहले एक एडवाइजरी आती है, फिर दूसरी आती है, फिर तीसरी आती है, लेकिन हर एडवाइजरी में एक ढिलमुल रवैया था। उन्होंने खुलकर कहा ही नहीं है। एक बार आप यूनिवर्सिटी को आदेश कीजिए, ऑर्डर कीजिए कि हमारे जितने भी इंडियन स्टूडेंट हैं, आप उनको घर वापस जाने का फरमान सुना दीजिए ताकि बच्चे सकुशल चले जाएं। क्योंकि जितने भी पेरेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा चिंतित है, और चिंतित होना स्वाभाविक है। युद्ध जैसे हालात है, बच्चों को बंकरों में जाकर छिपना पड़ रहा है, कभी भी अलार्म बज जाता है, कर्फ्यू जैसे हालात है, आप बाहर नहीं निकल सकते, आपको अपनी जान बचानी है। सबसे, अगर आपकी जान पे बच जाए उससे बदतर कोई हालात हो ही नहीं सकते। और कहीं ना कहीं लगभग 15-16 हजार बच्चे जो अभी स्टक है यूक्रेन के अंदर, उनकी, मेरा तो मानना ये है कि एम्बेसी, जो मेरे दोस्तों ने मुझे बताया, उन्होंने एम्बेसी में जब कॉल किया तो एम्बेसी ढिलमुल रवैये से बात कर रही है कि बताओ हम क्या कर सकते हैं, आगे से ऑर्डर आएगा, अटैक हो रहा है तो हम रोक थोड़ी नहीं सकते हैं। इस तरह की बिल्कुल झिलमुल बातें, ढिलमुल रवैया अपना के एम्बेसी बात कर रही है। इसका कोई औचित्य बनता नहीं है। एम्बेसी का काम ही यूक्रेन के अंदर बच्चों को सकुशल, उनकी शिक्षा संपूर्ण हो, इसी चीज को निश्चित करने के लिए एम्बेसी होती है। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अपना दायित्व अच्छे से नहीं निभाया है, और इसीलिए बच्चे सफर कर रहे हैं आज। अगर वक्त रहते बच्चों को बता दिया जाता कि हालात गंभीर है, जबकि अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने रिपोर्ट दी कि हमला होगा, लेकिन कोई एडवाइजरी इंडिया की एम्बेसी जारी नहीं करती है, हमला नहीं हुआ। फिर खुफिया एजेंसी अमेरिका की सचेत करती है कि आज नहीं हुआ, आने वाले दिनों में होगा, लेकिन इन्होंने फिर कोई चेतना नहीं दिखाई, उस जो जानकारी वहां की खुफिया एजेंसी ने दी थी। उसी वजह से आप देख लीजिए, कल 219 बच्चे मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे, उसकी इतनी सराहना और ये क्रेडिट लिया जा रहा है। जो 16-17 हजार बच्चे वहां स्टक है,
और वो जो विफलता है उनके ना आने की, जो वहां अभी तक वहां पर फंसे हुए हैं एक तरह से, उसकी विफलता का जिम्मेदार कौन है? 219 भारतीय स्टूडेंट आप ले आए, आपकी सराहना हो रही है कि देखिए योद्धा आ गए हैं, और जो 16-17 हजार योद्धा अभी तक वहां फंसे हुए हैं, उसकी विफलता का ठीकरा आप किसके सर पे फोड़ेंगे? एमबेसी, भारत सरकार, आप किसके सर पे फोड़ेंगे? कहीं ना कहीं गैर जिम्मेदाराना रोल भारत सरकार का कहिए, एमबेसी का कहिए, इसमें रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप 3 फ्लाइट अरेंज करते हैं कि एयर इंडिया की 3 फ्लाइट जा रही है, आप उनसे कितने बच्चे ले आते हैं? 700-800 बच्चे आप ले आएंगे। आपको पता है कि 16-17 हजार बच्चे हैं, तो एक बड़ा इवैक्यूएशन आपको प्रोग्राम चलाना चाहिए, लेकिन कोई चेतना आप देख लीजिए, कोई दिखाई ही नहीं देगी एम्बेसी की तरफ से या इवैक्यूएशन जो हो रहा है उस तरफ से। अब पोलैंड बॉर्डर की तरफ मेरे कुछ दोस्त, मेरी जो उनसे बात हुई, वो -10 या 12 टेम्परेचर में भूखे प्यासे लाइनों में लगे हुए 10-10 घंटे से, कोई खाने का इंतजाम नहीं है। सर्दी यूक्रेन की ऐसी है कि युद्ध जैसे हालात वहां नॉर्मल सर्दी में होते हैं। आप ऊपर से युद्ध और ऊपर से वहां का क्लाइमेट, जी जी। आप दो तरह से लड़ रहे हैं। तो ये बच्चे सफर क्यों कर रहे हैं? आप इतने बड़े देश से हम ताल्लुक रखते हैं, इंडिया, हम बोलते हैं महान है भारत, और उसके अगर सिटीजन इस तरह से अगर सफर करें तो कहीं ना कहीं इस बात को औचित्य नहीं बनता है। आपकी आवाज़ कट रही है, आवाज़ कट रही है आपकी। आपकी आवाज़ कट रही है। जी, मैं ये कह रहा हूँ कहीं ना कहीं अपना दायित्व अच्छे से निभाना चाहिए, ताकि जो अभिभावक बच्चों के चिंतित है अपने बच्चों को लेकर, वो उनके बच्चे सकुशल देश वापस लौट सके, और जो एक चिंता का विषय बना हुआ है वो खत्म हो। मगर सरकारें लगातार दावा कर रही है और मिशन भी स्टार्ट कर दिया गया है सरकार द्वारा कि जो भी यूक्रेन में लड़के फंसे हुए हैं उनको लाने के लिए, और लगातार सरकार अपना क्रेडिट ले रही है। बहुत सारे लड़के अभी आए हैं, इसके बारे में क्या कहना लेकिन चाहेंगे? क्रेडिट, वही मैं आपको बात कर रहा हूँ, क्रेडिट लेने वाली, ठीक है आप क्रेडिट लीजिए, लेकिन विफलता का क्रेडिट कौन लेगा? जो एक तरह से वहां स्टक है, आप हालात युद्ध स्तर पे जाके देखिए, बंकरों में जब बच्चों को छिपना पड़ रहा है तो हालात कितने विविध हो चुके हैं वहां पर, बहुत ज्यादा हालत खराब है। बच्चे लेकर आपके खाने से और पीने तक की चीजों के लिए वहां लाचार है, कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि कर्फ्यू लग गया है, मार्शल लॉ है यूक्रेन के अंदर, आप बाहर नहीं जा सकते हैं, हर तरीके से बैंक, एटीएम सब कुछ बंद है। मैं आपसे एक सवाल लेना चाहूँगा कि अभी जो अगर हमारे चैनल के माध्यम से अगर सरकार तक ये वीडियो जाती है या लोगों तक जाती है, अधिकारियों तक जाती है, तो आप उनसे क्या दावा करना चाहेंगे, किस तरह की मदद की गुहार करना चाहेंगे जो लोग आपके दोस्त फंसे हुए होंगे उस देश में? कि मदद का तो सीधा सीधा मतलब ये है कि इंडिया के बहुत बड़ी तादाद में स्टूडेंट वहां पढ़ाई करने के लिए गए, और लाइक व्यवसायिक जो पर्पज है दूसरे लोगों के, वो भी लोग वहां रहते हैं। तकरीबन 20,000 भारतीय आप वहां समझ लें। आपके रसिया के साथ दोस्ताना संबंध है, यूक्रेन के साथ आपके दोस्ताना संबंध है। अगर आप चाहते वक्त रहते, आप निकाल सकते थे अपने सिटीजन। जब आपको पता था कि हालात ऐसे हो गए हैं, आपको टच में रहना चाहिए था रसिया की गवर्नमेंट की, यूक्रेन की गवर्नमेंट की, आपने बच्चों को डाला ही क्यों उस सिचुएशन में कि वो उन्हें सफर करना पड़े? और अभी भी वक्त है, आज चौथा दिन है युद्ध का, बच्चे अभी तक जहां फंसे हुए थे वहीं फंसे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अभी जिस स्तर पे कार्रवाई होनी चाहिए थी इवैक्यूएशन के लिए, बच्चों को बाहर निकालने के लिए, कहीं ना कहीं वो नहीं हुई है। मैं आपको जमीनी हकीकत बता रहा हूं। मैं आपसे एक और सवाल लेना चाहूँगा कि जो लड़के हैं भारत से, बहुत सारे लोग ये दावा दावा कर रहे हैं जो सरकार के पक्ष में है कि लड़के भारत छोड़ के पढ़ने क्यों जाते हैं यूक्रेन। इसके बारे में आप स्पष्ट कीजिए, और मतलब इस तरह की बातें, बहुत सारी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। ये देखिए, मामला सीधा सीधा ये है कि आपके पास इंडिया में 66,000 के लगभग सीट्स हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट मिलाने के बाद। 18 से 20 लाख बच्चे आपकी परीक्षा में बैठ रहे हैं, जो एंट्रेंस होता है नीट नाम से, मेडिकल जी में जी। आप एडमिशन अगर लेना है तो आप नीट क्लियर करिए। कट ऑफ देख लीजिए, सीट्स नहीं है तो बच्चे करेंगे क्या? आप ऑलरेडी 20 लाख बच्चों का एग्जाम ले रहे हैं और 66,000 आपके पास सीट है, तो ये तो सवाल ही नहीं बनता है। 66,000 आपको डॉक्टर बनाने हैं तो बच्चे कहाँ जाएंगे? इंडिया में तो संभव नहीं है। और आप एक क्लिफाई कीजिए कि जो मतलब लड़के हैं वो प्राइवेट कॉलेज में तो एडमिशन ले नहीं सकते हैं, क्योंकि जो उसकी फीस होती है उसके बारे में तो आप कहीं ना कहीं जब लेना चाहे होंगे तो एडमिशन मेडिकल में, तो उसमें आप कहीं ना कहीं उसको भी तो आपने देखा होगा सारी चीज़ें। तो आज
अभी आपने कोविड के हालात से आप गुजर के आए हैं, आपने देखा है क्या हालात हुए थे और भारत की जो चिकित्सा व्यवस्था है वो आप बिल्कुल चरमरा गई थी। वो रीजन, उसका कारण सिर्फ यही है कि आपने एमबीबीएस एक तरह से जो है इस पढ़ाई को बहुत बड़ा हव्वा बना दिया है। 15 से 16 लाख रुपए आपको पे करने पड़ेंगे, अंडर टेबल अलग से पे करना पड़ेगा। तो इंडिया में डॉक्टर बनना एक, ये मानिए कि बहुत अजीबो-गरीब चीज हो गई है, हर आदमी उसे अफोर्ड नहीं कर सकता है। दूसरी बात, बच्चे वहां से डॉक्टर बन के आते हैं, वो कहीं ना कहीं देश सेवा के लिए आ रहे हैं। वो आपका जो भविष्य है, चिकित्सा के जगत में आपका भविष्य है, इंडिया को कहीं ना कहीं अच्छी सुविधाएं मिलेंगी चिकित्सा में अगर वो डॉक्टर बन के आएंगे। तो अपने भविष्य को इस तरह आप अगर युद्ध जैसे हालात में अगर छोड़कर आप निश्चिंत है तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और मैं ये चाहता हूँ कि इस भविष्य को बचाने के लिए सरकार को युद्ध स्तर पर इवैक्यूएशन का प्रोग्राम चलाना चाहिए, ताकि जो जितने भी भारतीय उनके अभिभावक हैं और जो भी बच्चे वहां सफर कर रहे हैं उनकी वो सुनिश्चित हो सके कि वो बिल्कुल शांति में है और सकुशल है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जो इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, और जब क्वालिफाई नहीं हो पाता है, निकल नहीं पाता है, तो मजबूरन उनको विदेशों में जाके एडमिशन लेना पड़ता है, क्योंकि जो प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस होती है, कहीं ना कहीं जो सीटें हैं सरकारी सीटें वो कम होती हैं, और हर बच्चे का निकल नहीं पाता है, और कहीं ना कहीं दो जी चार या 3 माह से रह जाता है उसका एंट्रेंस एग्जाम, तो उसको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उनकी जो फीसें होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इससे मजबूरन उनको विदेशों में बहुत सारी यूरोपियन कंट्री में उनको एडमिशन लेना पड़ता है। ये चीज़ें होती हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार और अत्यधिक, एक तो अत्यधिक है, उससे भी बड़े स्तर पर ले जाकर आपने जो मूल्य है, जो फीस है, आपने वो इतने आसमान पर उसे चढ़ा दिया है कि वो एक हवा बन गया। कहीं ना कहीं सुधार होने चाहिए। और और सबसे पहले तो मैं सवाल करूंगा चिकित्सा की, आप फीस, यहाँ के कॉलेज, यहाँ की सीट छोड़ दीजिए। सबसे पहले सकुशल जितने भी हमारे दोस्त हैं, जितने भारतीय वहां फंसे हुए हैं फिलहाल स्टक है, उनकी सकुशल भारत वापसी सुनिश्चित हो, भारत सरकार सुनिश्चित करे। और एम्बेसी का दायित्व है कि वो बच्चों को सकुशल वापस लाने में युद्ध स्तर पर काम। ठीक है, और मैं लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ जो यूक्रेन में बच्चे फंसे हुए हैं उनसे। अभी नेटवर्क प्रॉब्लम है हमारी, तो जैसे ही नेटवर्क सही होता है उससे हम बात करने की कोशिश करते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। और शाहरुख जी का बहुत बहुत शुक्रिया, जिनके माध्यम से यूक्रेन में जो लड़के फंसे हुए हैं भारत के, उनसे बात होने की कोशिश की जा रही है, तो इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस समस्या को दिखाने के लिए। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू, बहुत थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर।